अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन आपको समझाऊंगी। ये बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक हम 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैं आपको आज ये इसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन से क्या मुराद है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला लफ्ज़ बैंक। बैंक का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये हमारी अकाउंटिंग में करंट एसेट है, कंपनी का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट हुआ हुआ। दूसरा लफ्ज़ इसमें हमें नज़र आता है रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है कुछ डिफरेंसेस, कुछ इख्तिलाफात जिनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए या रिजॉल्व किया जाए। तीसरा लफ्ज़ इस वर्ड में मौजूद है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब है किसी मसले, किसी इशू से रिलेटेड रिपोर्ट पेश की जाए। तो ये जनाब हो गया लफ्ज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि बैंक एक एसेट है जिसके कुछ डिफरेंसेस या इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए कोई स्टेटमेंट या रिपोर्ट पेश की जा रही है, वो रिपोर्ट कहला रही है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब भाई इस एसेट में ऐसे कौन से डिफरेंसेस या इख्तिलाफात हो सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि बैंक में जब पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं तो उसका हिसाब किताब बैंक का एक तरफ अकाउंटेंट भी रख रहा होता है और वो पूरा मुकम्मल हिसाब किताब अकाउंट का रख कर कि किस वक्त बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए, किस वक्त विड्रॉ हुए, किस वक्त उसमें से माइनस हुए, किस वक्त प्लस हुए, और फिर हर 6 महीने के बाद 1 जून के आखिर में और 1 दिसंबर के एंड में जो आपका बैलेंस होता है लास्ट डे का, उस वक्त बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके आप अकाउंट होल्डर को सेंड कर देता है कि जी आपके अकाउंट में इस तारीख पे इतना बैलेंस मौजूद है। ऑन द अदर हैंड कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है वो कैश बुक मेंटेन करता है। कैश बुक में 2 कॉलम्स होते हैं। जो कॉलम बैंक से रिलेटेड होता है तो उसमें वो बैंक का तमाम हिसाब किताब करता है, बैंक में होने वाले इंक्रीज़ होने वाले पैसे, डिक्रीज़ होने वाले पैसे, और वो किसी भी तारीख पे आराम से आपको बता सकता है आपके पूछने पे कि इस वक्त बैंक अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। अच्छा, जब ये बैंक स्टेटमेंट जब बैंक इशू करता है और ये कंपनी में पहुंचती है तो अक्सर ऐसा होता है कि बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस बताया गया होता है कि बैंक अकाउंट में लेट्स से यहाँ पे कहा गया है $1,760 मौजूद हैं। ऑन द अदर हैंड आपका अकाउंटेंट, कंपनी का अकाउंटेंट कहता है कि नहीं जी इस तारीख पे तो $1,500 मौजूद थे। दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस हो सकता है और ये एक नेचुरल बात है। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये चेक करने के लिए बनाई जाती है कि आया ये जो दोनों बैलेंसेस डिफरेंट हैं ये नेचुरल रीजंस की बेस में हैं या इसके पीछे कोई फ्रॉड या नेगेटिव एलिमेंट मौजूद हैं। अब हम ये जानेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर बैंक अकाउंटेंट और कंपनी अकाउंटेंट दोनों के रिकॉर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला रीज़न है चेक्स आर इशूड बाय द बिजनेस बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ऐसे चेक्स कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, यानी कि आपने चेक के ज़रिए पेमेंट की, आपके अकाउंटेंट ने फ़ौरन बैंक अकाउंट से वो पैसे माइनस कर दिए, लेकिन जब वो शख्स वो चेक लेकर बैंक में जाएगा पैसे वसूल करने के लिए, बैंक के अकाउंटेंट को उसी वक्त मालूम होगा और वो उसी वक्त अपने रिकॉर्ड्स में माइनस करेगा। ठीक, ऐसे चेक आउटस्टैंडिंग मतलब आउट बाहर, स्टैंडिंग खड़े होना, और ऐसा चेक जो बैंक के बाहर खड़ा है, बैंक के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ, सो अभी तक बैंक के रिकॉर्ड्स में एंटर नहीं हुआ, जिसकी वजह से दोनों बैलेंसेस डिफरेंट होते हैं। दूसरा रीज़न है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ऐसे चेक्स, ऐसे डिपॉजिटेड कहलाते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। पैसे बैंक अकाउंट में 2 तरीके से डिपॉजिट होता है। एक कैश की सूरत में, कैश जैसे ही आप अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं फ़ौरन आपका बैलेंस प्लस हो जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। लेकिन जब आप किसी अपने कस्टमर का चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको आपके अकाउंट में ऐड होने में 2 से 3 दिन नेचुरली लगते हैं, 2 to 3 वर्किंग डेज। बीच में कोई सैटरडे, संडे या कोई और हॉलीडे आ जाएगी तो वो काउंट नहीं होगी। और ऐसा डिपॉजिट कहलाता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। आपने जैसे ही अकाउंट में अपने चेक जमा करवाया
कंपनी के अकाउंटेंट ने उसको आपके अकाउंट में प्लस कर दिया, लेकिन बैंक का अकाउंटेंट उस वक्त उसको ऐड करेगा जब क्लियरिंग के 2 से 3 दिन के प्रोसेस के बाद वो चेक क्लियर होकर आपके अकाउंट में जमा होगा। तीसरा रीज़न यहाँ पे है बैंक चार्जेस नॉट येट इन्फॉर्म्ड बाय द बैंक टू द कस्टमर। और चौथा रीज़न है रेंट पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। होता यह है कि बैंक बहुत सारे चार्जेस ऑटोमेटिकली जैसे ही ड्यू होते हैं आपके अकाउंट से माइनस करता रहता है। बैंक का अकाउंटेंट जैसे ही वो ड्यू होते हैं आपके अकाउंट से माइनस कर देता है, लेकिन कंपनी के अकाउंटेंट को पता नहीं चलता, वो उस वक्त पता चलता है जब बैंक स्टेटमेंट उसके हाथ में आती है। सो वो माइनस नहीं कर पाता, डिडक्ट नहीं कर पाता। वो कौन से चार्जेस होते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉकर रेंट, ज़कात, सर्विस चार्जेस, विद होल्डिंग टैक्स एंड सो ऑन। ठीक, इनकी वजह से भी दोनों बैलेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। पांचवा रीजन है डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी ने जो शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो कहलाता है जनाब डिविडेंड। अब ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही डिविडेंड ड्यू होता है आपका बैंक आपके अकाउंट में उसको ऐड कर लेता है, रिसीव कर लेता है जिस कंपनी के शेयर्स या स्टॉक आपने खरीदा हुआ है वहाँ से। लेकिन आपके अकाउंटेंट को ये पता नहीं चलता, बैंक के अकाउंटेंट ने आपके अकाउंट में ये पैसे ऐड कर दिए। सो दोनों बैलेंसेस डिफरेंट हैं। सिक्स्थ चीज़ ये है डेबिटर डायरेक्टली पेड द अमाउंट इनटू बैंक, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल से रिसीविंग डायरेक्टली आपके अकाउंट में हो जाए। कोई अकाउंट रिसीवेबल होल्डर, अकाउंट रिसीवेबल कौन होता है? वो शख्स जिसने आपसे उधार लिया था। शायद कोई इतना नेक और शरीफ हो कि वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट आपसे उसका मुआहदा हुआ हो, ड्यू डेट पे वो आपके अकाउंट में जमा करवा दे। इसको कहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट। बैंक के अकाउंटेंट ने इसको ऐड कर दिया, आपको उस वक्त पता चलेगा जब या तो वो अकाउंट रिसीवेबल होल्डर आपको बताए, इन्फॉर्म करे रसीद दिखा के जी मैंने आपके अकाउंट में जमा करवा दिए, या आपको बैंक स्टेटमेंट नजर आए। अच्छा, इसके बाद सेवेंथ डिस्प्यूट या सेवेंथ रीजन है डिफरेंस का, चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर का मतलब होता है बेइज्जती होना। अब सवाल ये है भाई ये चेक की कैसे बेइज्जती होगी कि क्या कोई चेक को बुरा भला कहेगा तो चेक की बेइज्जती होगी या उसकी पिटाई वगैरह लगेगी? जी नहीं, चेक की बेइज्जती ये होती है कि चेक रिजेक्ट हो जाए, चेक को एक्सेप्ट ना किया जाए। मिसाल के तौर पे आपने अपने किसी कस्टमर का चेक अकाउंट में जमा करवाया, आप तो बड़े खुश हो गए, आपके अकाउंटेंट ने, कंपनी के अकाउंटेंट ने आपके बैंक अकाउंट में उसको प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में जमा ये जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना क्लियरिंग प्रोसेस 2-3 दिन का, तो 2-3 दिन के अंदर होता ही है कि चेक किया जाता है आया ये चेक करेक्ट है या नहीं है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, जिसका चेक है उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। बहुत सारे रीज़न होते हैं चेक के रिजेक्ट होने के, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, डेट उसके ऊपर गलत है, ओवर राइटिंग है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है NSF, नॉट सफिशिएंट फंड, अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। किसी भी बेस पर जब चेक रिजेक्ट हो जाता है बैंक का अकाउंटेंट उसको रिजेक्ट कर देता है और वो पैसे ऐड नहीं होते, जबकि आपका अकाउंटेंट उसको ऐड किए बैठा होता है। उसको कब पता चलता है? जब बैंक स्टेटमेंट आपको रिसीव होती है कंपनी को। अच्छा, अब 8th और 9th पॉइंट में है 2 एरर्स बताए गए हैं। ठीक, गलती भी इंसान से होती है, बैंक का अकाउंटेंट भी गलती कर सकता है, इस वजह से डिफरेंस आ रहा हो, आपका अपना कंपनी का अकाउंटेंट भी रिकॉर्डिंग में गलती कर सकता है, इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। पॉइंट नंबर 8 देखें, रॉन्ग क्रेडिट इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी कि गलती से रॉन्गली बैंक में पैसे प्लस या माइनस कर दिए जाएं बैंक स्टेटमेंट में। रॉन्ग डेबिट इन द बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर दोनों जो यानी कि बैंक स्टेटमेंट की एरर्स बताए गए हैं। कभी कभार आपकी होता ये है कि एरर इन रिकॉर्डिंग बैंक स्टेटमेंट में आपको नज़र आ रहा होता है, गलती बैंक अकाउंट्स में हो जाती है, अमाउंट गलत लिख दी, ठीक है, या इवन वो माइनस या प्लस आपके अकाउंट से होनी नहीं थी, किसी और अकाउंट होल्डर की थी। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कभी कभार आपके अपने अकाउंट होल्डर अकाउंटेंट से गलती हो गई और उसने फॉर एग्जांपल 100 का 1000 रुपये रिकॉर्ड कर दिया या अमाउंट गलत लिख दी। ठीक, तो ये वो थे रीजंस, 9 पॉसिबल रीजंस जिनकी वजह से बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैलेंस डिफरेंट होता है। ठीक,
अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में पोस्टिंग कैसे होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और कैसे बनाई जाती है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, उससे क्या मुराद है और वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कैश बुक में बैंक का जो बैलेंस है वो और बैंक स्टेटमेंट से जो बैंक की तरफ से बताया जाता है वो दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करते। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।